नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर राइटिंग की सीरीज चल रही थी और इसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस के जो इंडियन थिंकर्स हैं उन पे क्वेश्चंस को कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो सीरीज हमारी चल रही है ये जीआईसी पीजीटी मेंस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, सभी के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस सीरीज को फॉलो करें और अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करें। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बी आर अम्बेडकर के सामाजिक न्याय पर विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। यानी कि जो बी आर अम्बेडकर हैं इनके सामाजिक न्याय पर विचारों की, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बी आर अम्बेडकर के सामाजिक न्याय के बारे में लिखेंगे और उसकी वर्तमान समय से जो प्रासंगिकता क्या है आज के समय में, उस पर आपको डिस्कस करना है। तो डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ बी आर अम्बेडकर व्यू ऑन सोशल जस्टिस टूडेज टाइम। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो हमारा पैटर्न वही रहेगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ये 250 शब्दों में लिखना है। इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, जो आपकी बॉडी होगी, ठीक है, उसमें जो मेन कंटेंट है वो लिखेंगे और लास्ट में आप कंक्लूजन लिख के इस प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन जो हमने लिखा है, दलितों के मसीहा और सामाजिक न्याय के जीवन पर्यंत संघर्षरत, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचारों का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव कायम है, जिन्होंने भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान जाति व्यवस्था, ठीक है, जाति व्यवस्था एवं छुआछूत जैसे कुरीतियों पर प्रहार किया तथा उसे दूर करने का प्रयास भी किया। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया। तो एक मॉडल इंट्रोडक्शन है, आप लोग और बेहतर लिख सकते हो तो लिखने का प्रयास करें। ठीक है, बस केवल एक एग्जाम्पल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बॉडी की तरफ। तो अम्बेडकर द्वारा सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है। देखिए एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपका जो पैराग्राफ होना चाहिए ना, वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे पैराग्राफ में आपको अपनी बातों को लिखना है और एक पैराग्राफ, जैसे आप कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं तो वो कंप्लीट होना चाहिए, नहीं कि वो जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ उसी बात को आप आगे लिख रहे हैं। तो कम से कम वो बात कंप्लीट हो, फिर आगे से नेक्स्ट पॉइंट को, नेक्स्ट डायमेंशन को डिस्कस करें। तो हमने लिखा कि अम्बेडकर द्वारा सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अम्बेडकर ने समाज में विद्यमान अस्पृश्यता, शोषण एवं अनेक कुरीतियों के लिए जाति व्यवस्था तथा वर्ण व्यवस्था को जिम्मेदार माना। जो जाति की व्यवस्था थी, वर्ण की व्यवस्था थी, ये क्या है, बहुत सारी अस्पृश्यता, शोषण एवं अनेक कुरीतियों के लिए इसको जिम्मेदार माना और इसके संबंध में अनेक तर्क प्रस्तुत किए। अम्बेडकर का मानना था कि ब्राह्मण वर्ग द्वारा वर्ण व्यवस्था की गलत व्याख्या करके शूद्रों को छुआछूत वर्ग में रखा गया तथा जाति व्यवस्था का सृजन किया गया। जाति व्यवस्था के कारण निम्न जातियों का शोषण होता है। ठीक है, आज भी आप देखते हैं, हालांकि अब ये शोषण तो लगभग कम हो गया है, ठीक है, लगभग खत्म की तरफ है, लेकिन फिर भी जहाँ बहुत ही ग्रामीण परिवेश है वहाँ आज भी ये जारी है। तो जाति व्यवस्था के कारण निम्न जातियों का शोषण होता है और उन्हें हीन व्यवसाय अपनाने के लिए बाध्य किया जाता है, जैसे साफ सफाई का काम करना, ठीक है, सफाई कर्मी, जिसके लिए इन्हें क्या किया जाता है, बाध्य किया जाता है। जाति विभेद की व्यवस्था जो है वो समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय तथा व्यक्ति के गरिमा के विरुद्ध है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा गाँव में क्या होता है, जब कोई मजदूर काम करता है तो उसको क्या किया जाता है, उसके लिए एक अलग बर्तन होता है, उसमें उसको खाने के लिए दिया जाता है, उसको नीचे बैठाया जाता है। तो उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक, ये जो जाति की व्यवस्था है उसको एक तो समानता नहीं दे रही, स्वतंत्रता नहीं मिल पा रहा है एवं न्याय और व्यक्ति की गरिमा के विरुद्ध है तथा समाज में संघर्ष का मुख्य कारण क्या है, जाति व्यवस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अंबेडकर के द्वारा जाति वर्ण व्यवस्था तथा अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए सामाजिक न्याय संबंधी संकल्पना प्रस्तुत किया गया। तो अब जो है इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताई है जो सामाजिक न्याय के लिए जो इन्होंने संकल्पना प्रस्तुत की। तो इसमें इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म एक ग्रंथ हो, हिंदू धर्म का एक ग्रंथ हो जिसकी व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए, ठीक है, तार्किक तरीके से होनी चाहिए, श्रद्धा के आधार पर नहीं होनी चाहिए। धार्मिक जो पद है जैसे कि पुरोहित एवं पुजारी की नियुक्ति प्रतियोगिता के आधार पर होनी चाहिए, न कि जाति और वर्ण के आधार पर। अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अंतर जातीय विवाह का
समर्थन किया कि अगर ये विवाह जो है वो अंतर जातीय होने लगे, ठीक है, सभी एक दूसरे कास्ट में लोग विवाह करने लगे, तो उससे क्या होगा, जाति पाति का मतलब ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक ही घर में अगर कई जाति के लोग हो जाएंगे तो फिर उस स्पेशल जाति का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तथा विभिन्न जातियों के बीच खान पान एवं मेल मिलाप संस्कृति पर बल दिया इन्होंने, ठीक है। उन्होंने अछूतों को स्वाभिमान के कारण रहने, स्वाभिमान के साथ रहने के लिए, ठीक है, हीन व्यवसायों को छोड़ने का सुझाव दिया। आप स्वाभिमान के साथ रहें, हीन व्यवसाय को छोड़ दें। इन जनजातियों एवं जातियों को आरक्षण देने की वकालत की। अंबेडकर ने जाति विहीन समाज का आदर्श स्थापित करने की वकालत की, ठीक है। तो इस प्रकार अब हम कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार जो है अंबेडकर के द्वारा सामाजिक न्याय के विचारों की वर्तमान में भी काफ़ी महत्व है, क्योंकि भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को विशेष आरक्षण देने का अनुबंध किया गया है, उपबंध किया गया है, ठीक है। जनजातियों को या जो अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, इनको विशेष आरक्षण का उपबंध किया गया है। और साथ ही अनुच्छेद 17, जो अनुच्छेद 17 है बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता के अंत तथा उससे संबंधित कठोरतम कानून का भी निर्माण किया गया है। चलिए, तो अब देखिए ये क्या है, जो कुछ चूँकि कहा था कि वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में उसकी बात करनी थी, तो एक पैसेज दे दिया गया, ठीक है। अब लास्ट में आप कंक्लूजन दे दीजिए कि वर्तमान में अनेक राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के द्वारा अंतर जातीय विवाहों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसा कि वो चाहते थे, ठीक है, अंबेडकर जी। तो तथा अनैतिक पूर्ण कार्यों एवं गरिमा विहीन कार्यों पर संवैधानिक एवं कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है। तो इस प्रकार अंबेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी जो अवधारणा है वर्तमान में भी काफ़ी हद तक प्रासंगिक प्रतीत होता है। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस प्रश्न में फिर से देख लीजिए हमने क्या क्या किया है। बी आर अम्बेडकर के सामाजिक न्याय के विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता की जांच करना है। तो आपको क्या करना है, बी आर अम्बेडकर के सामाजिक न्याय पर विचार इनके बताने हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है, वर्तमान समय में इसकी जो प्रासंगिकता है उसकी जांच आपको करनी है। तो इसमें देखिए, इसमें आपको जो मैंने स्टार्टिंग वाला जो पैसेज है इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया है, तो इसमें आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है। चूँकि यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है कि आप इंट्रोडक्शन में 1, 2, 3 पैसेज दे दिए गए हैं, अपने हिसाब से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है जो इन्होंने बताया है, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ये आपको मिस नहीं करना है। और जो लास्ट वाला ये पैसेज है इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं, और जो लास्ट का जो कंक्लूजन है उसको आपको जरूर लिखना है। तो इस तरह से आप अपने प्रश्न को पूरा कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, गांधी जी के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की अवधारणाओं को उनकी उपयोगिता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी गांधी जी के सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह की अवधारणा। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो गांधी जी की ये जो तीनों चीज़ें हैं, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की अवधारणा, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, उसकी उपयोगिता के आधार पर इसको स्पष्ट करना है, उपयोगिता के आधार पर, यानी क्लेरिफाई द थ्योरीज ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह ऑफ गांधी जी ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूटिलिटी। इसके बेसिस पे आपको प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो हम शुरुआत में इंट्रोडक्शन, जैसा कि मैंने बताया था कि छोटा से छोटा इंट्रोडक्शन लिखने का प्रयास करें, और इंट्रोडक्शन में कुछ कीवर्ड्स को जरूर सम्मिलित करें, इससे आपका उत्तर अच्छा बन जाता है। तो गांधी जी के विचारों में सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह प्राथमिक और प्रधान तत्व है, ठीक है। गांधी जी के विचारों में सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह प्राथमिक और प्रधान तत्व है, जिसका एकमात्र लक्ष्य मानवता की भलाई और समाज कल्याण था, ठीक है। बस इतना हो गया, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, गांधी जी कोई राजनीतिक दार्शनिक या विचारक नहीं थे, बल्कि जीवन के अनुभव एवं ज्ञान के आधार पर विचार इन्होंने व्यक्त किया था। कोई ये दार्शनिक या विचारक नहीं थे। गांधी जी ये बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल आदमी थे, व्यवहारिक आदमी थे, और जो इन्होंने खुद करके देखा वही जो है उसी को उन्होंने व्यक्त किया, और वही उनकी विचारधारा बन गई। तो गांधी जी के मत में सत्य ही ईश्वर है, अर्थात यह निरपेक्ष एवं सभी के लिए समान है। सत्य क्या है, ईश्वर है, और ये निरपेक्ष है, ठीक है, एब्सोल्यूट है और सभी के लिए समान है। सत्य वही है जो देश काल परिस्थितियों अथवा व्यक्ति के सापेक्ष परिवर्तित न हो। यानी कि सत्य क्या है, जो सभी परिस्थितियों में, ठीक है, सभी जगहों पे, ठीक है, सभी व्यक्ति के साथ परिवर्तित न होने वाला हो, ठीक है, कांस्टेंट हो। गांधी जी के मत में सत्य को केवल अंतरात्मा के द्वारा जाना जा सकता है, ठीक है, सत्य को केवल अंतरात्मा के द्वारा जाना जा सकता है, अर्थात सत्य प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सहज रूप में निवास करता है, ठीक है। तो अब देखिए, सत्य हो गया,
आपको क्या लिखना था, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। तो सत्य के बारे में हमने एक पैसेज लिखा, अब आप पैसेज को चेंज कर दीजिए। अब अहिंसा के बारे में लिखना है तो दूसरे पैसेज में लिखिए, अहिंसा को गांधी जी सत्य के साथ दूसरा अनिवार्य तत्व मानते हैं, ठीक है, और एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार अहिंसा दो प्रकार के होते हैं। तो अहिंसा के दो अभिप्राय हैं, कौन कौन सी, एक तो नकारात्मक अहिंसा और एक सकारात्मक अहिंसा। नकारात्मक अहिंसा का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है किसी की हत्या न करना। नकारात्मक अहिंसा का क्या मतलब है, किसी की हत्या न करना। तथा सकारात्मक रूप में अहिंसा का अर्थ है कि प्राणी मात्र के प्रति प्रेम से है, ठीक है, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो। और नकारात्मक अहिंसा है कि किसी की हत्या न करना। गांधी जी के अनुसार अहिंसा जो है वो मनसा, वाचा एवं कर्मणा होनी चाहिए। अहिंसा कैसी होनी चाहिए, मनसा, वाचा और कर्मणा होनी चाहिए। गांधी जी के अनुसार वह अहिंसा वह सिद्धांत है जिसमें अपने विरोधियों को प्रेम से जीता जाता है। अहिंसा क्या है कि अपने विरोधियों को कैसे जीतना है, आपको प्रेम से जीतना है, न कि घृणा करके, न कि संघर्ष से। आजकल क्या होता है कि लोग अपने विरोधियों को कैसे जीतते हैं, उसके साथ घृणा करते हैं, संघर्ष करते हैं, ठीक है, उसके साथ जो है दुर्व्यवहार करते हैं, उसके बाद उसको जीतते हैं, उसको पराजित करके जीतते हैं। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा है कि अहिंसा वह सिद्धांत है जिसमें अपने विरोधियों को प्रेम से जीता जाता है। गांधी जी बाइबिल के इस कथन के समर्थक थे कि पाप से घृणा करो, ठीक है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पाप से घृणा करो, उस पाप को हटाने की कोशिश करो, पापी से नहीं, यानी कि उस व्यक्ति से नहीं, ठीक है, उसके व्यक्ति के अवगुणों से घृणा करिए। गांधी जी अहिंसा को वीरों का गुण मानते हैं। अहिंसा ऐसा नहीं कि कमजोर लोगों का हथियार है, ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जो अहिंसा है वो वीरों का गुण है, न कि कायरों का। कायर तो नहीं कर सकता ना, सहनशील नहीं हो सकता है, वो तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। तो गांधी जी का कहना था कि यदि हिंसा और कायरता में से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप जरूर मेंशन करें, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, इन पॉइंट्स को आपको जरूर मेंशन करना है। गांधी जी का कहना था कि यदि हिंसा और कायरता में से किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनूंगा। यानी कि इन्होंने कहा अगर हिंसा और कायरता में से किसी को चुनना हो तो मैं किसको चुनूंगा, हिंसा को चुनूंगा, न कि कायरता को, ठीक है। तो अधिकांश जो लोग हैं वो निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह को क्या करते हैं, पर्यायवाची समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सत्य हो गया, अहिंसा। अब हम लोगों को सत्याग्रह के बारे में बात लिखना है। तो अधिकांश लोग निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह को पर्यायवाची समझ लेते हैं, वस्तुतः ऐसा नहीं है। निष्क्रिय प्रतिरोध में अपनी निर्बलता के कारण अहिंसा का प्रयोग जो है नीति के रूप में किया जाता है। निष्क्रिय प्रतिरोध यानी कि जब हमारा जो विरोधी है वो हमसे इतना मजबूत है और उसके सामने हम इतने निर्बल हैं कि हमारी मजबूरी है कि हम अहिंसा की नीति का प्रयोग करें। लेकिन जब बात सत्याग्रह की होती है तो सत्याग्रह में अहिंसा का जो प्रयोग किया जाता है एक आदर्श के रूप में किया जाता है। गांधी जी ने खुद कहा है उनके शब्दों में कि निर्बल कभी सत्याग्रही नहीं हो सकता। इन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने सत्याग्रही के लिए 11 व्रतों का पालन आवश्यक बताया है, ठीक है। तो चलिए, अब थप्पड़ खाना, जैसे उन्होंने क्या कहा था, कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल कर दो, फिर तीसरा कर दो, फिर चौथा कर दो, फिर वो थक जाएगा। मतलब थक जाएगा क्या, उसको वो क्या करेगा, उसका हृदय परिवर्तित हो जाएगा और वो रुक जाएगा। तो ये क्या बताइए, क्या ये निर्बल लोग ऐसा कर सकते हैं कि उनकी पिटाई होती रहे और वो जो है उसको एक्सेप्ट करते रहें, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा है कि जो निर्बल है वो कभी भी सत्याग्रही नहीं हो सकता है, क्योंकि सत्याग्रह के लिए क्या होना चाहिए, मजबूत होना जरूरी है, ठीक है। अहिंसा का प्रयोग एक आदर्श के रूप में करना है, न कि कमजोरी के रूप में। तो इन्होंने 11 व्रतों का पालन करना आवश्यक बताया है सत्याग्रही को। गांधी जी के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत की अनेक कारणों एवं अनेक स्तरों पर आलोचना की जाती है। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, जो व्यवहारिक लोग हैं, ठीक है, वो लोग इसकी आलोचना कर देते हैं, परंतु उनकी उपयोगिता और प्रासंगिकता में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। जैसे आप लोगों ने मूवी देखा होगा मुन्ना भाई MBBS, ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरह से उसका प्रैक्टिकल यूज करने उसमें किया गया था और वो आपको बताया गया था, ठीक है। तो विश्व के, अब देखिए इसका आज के समय में अगर प्रासंगिकता की बात करें तो प्रासंगिकता इसकी बढ़ती जा रही है। कैसे बढ़ती जा रही है, क्योंकि विश्व के अनेक राष्ट्र, जैसे राष्ट्र हैं या UNO है, ये जो संस्थाएं हैं ये सामूहिक सुरक्षा एवं निशस्त्रीकरण को अपनाकर अहिंसा के द्वारा समाज एवं विश्व में शांति अपनाकर
अहिंसा के द्वारा समाज एवं विश्व में शांति स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि आज जो है युद्ध का कोई विकल्प, मतलब जो अहिंसा है इसका कोई विकल्प नहीं, युद्ध के द्वारा शांति स्थापित नहीं की जा सकती है। तो इसलिए जो है पूरे विश्व में अगर शांति और अहिंसा अपनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब शांति स्थापित करना है तो अहिंसा का मार्ग ही बेहतर है। ठीक है, क्योंकि अगर युद्ध से अगर आप किसी को जीतते हैं, युद्ध के द्वारा अगर आप किसी को जीतते हैं अपने विरोधी को, तो उससे जो जीतने वाला है और जो हारने वाला है दोनों का विनाश सुनिश्चित है, दोनों का विनाश होना है, दोनों का नुकसान होना है। लेकिन जब आप अहिंसा के माध्यम से किसी को जीतते हैं तो उससे जो हारने वाला है उसका भी विकास होता है और जो जीतने वाला है उसका भी विकास होता है। ठीक है, तो इसलिए अहिंसा का मार्ग ही वर्तमान परिदृश्य में सबसे बेस्ट है। क्योंकि इस समय परमाणु युग है, सबके पास न्यूक्लियर बम है, अगर किसी एक ने भी न्यूक्लियर बम का प्रयोग कर दिया तो फिर अब पूरा विश्व क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो अब देखते हैं लास्ट में क्या लिखेंगे, धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक संघर्ष के मूल में विद्यमान हिंसा को सत्य एवं अहिंसा के द्वारा ही सुलझाने का प्रयास प्रायः सभी राष्ट्रों एवं समाजों में स्वीकार किया जाने लगा है। अगर प्रेजेंट की बात करें तो जो धार्मिक है, भाषाई है, क्षेत्रीय है, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक संघर्ष जो होते हैं इसके मूल में जो हिंसा है, ठीक है, इसको सत्य एवं अहिंसा के द्वारा ही सुलझाने का प्रयास सभी राष्ट्रों एवं समाजों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और आज का जो आर्थिक युग है, आर्थिक युग में लोग बातों को सुलझाने पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो साध्य और साधन की पवित्रता जो है वो सत्याग्रह का मूल आधार है। साध्य और साधन की पवित्रता आज संपूर्ण विश्व में अपनी मांगों एवं हितों के दावे में अहिंसा के द्वारा अधिकारों की लड़ाई को प्रमुखता दी जाती है। आज संपूर्ण विश्व में इस मान्यता को स्वीकार किया जाता है कि युद्ध एवं संघर्ष से नहीं अपितु सुधार एवं प्रेम से ही अस्थायी शांति स्थापित की जा सकती है। तो ये जो बातें हो रही हैं ये वर्तमान कॉन्टेक्स्ट की बातें हो रही हैं कि वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो आतंकवाद एवं, अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, आतंकवाद एवं धार्मिक संघर्षों के समाधान की दिशा में सर्वधर्म समभाव एवं विरोधी के प्रति सहिष्णुता के द्वारा इनका उपशमन किया जा सकता है। और लास्ट में आप कंक्लूजन लिख दीजिए कि भ्रष्टाचार, संघर्ष, आतंकवाद, शोषण आदि की समाप्ति हेतु गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक एवं उपयोगी हैं। कंक्लूजन हमेशा आपका छोटा होना चाहिए। तो देखिए अब इस वाले क्वेश्चन में आपको बहुत सारे कीवर्ड मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, इन सारे कीवर्ड्स को आप जैसे गांधी जी की सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह लिखिए। और सबसे पहले तो इन तीनों की डिफिनीशन में जैसे इन्होंने लिखा है सत्य ही ईश्वर है। देखिए कुछ जो चीज़ें हैं उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर का ध्यान उस पर चला जाए। सत्य को केवल अंतरात्मा के द्वारा ही जाना जा सकता है। ठीक है, और अहिंसा के जो दो प्रकार हैं, नकारात्मक और सकारात्मक अहिंसा, ये जो पॉइंट्स हैं जैसे गांधी जी के अनुसार अहिंसा जो है वो मनसा, वाचा और कर्मणा होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो इनका पॉइंट है कीवर्ड की अहिंसा वह सिद्धांत है जिसमें अपने विरोधियों को प्रेम से जीता जाता है, न कि घृणा से। बाइबिल वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो इसमें जो ये कीवर्ड आपको दिख रहे हैं जैसे कि निष्क्रिय प्रतिरोध, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। हिंद स्वराज जो इनका है इनको ले सकते हैं। निर्बल कभी सत्याग्रही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कीवर्ड हैं इसको आपको क्या करना है, जैसे कि सर्वधर्म समभाव विरोधी के प्रति सहिष्णुता, ठीक है, ये जो कीवर्ड हैं इन सब को, जैसे साध्य और साधन की पवित्रता सत्याग्रह का मूल आधार है। तो अगर आप गांधी जी को लिख रहे हैं तो इन सारे पॉइंट्स को आप जरूर मेंशन करें। चाहे गांधी जी के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो इन सब चीज़ों को आपको मेंशन करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो उत्तर होगा वो बेहतरीन हो जाएगा। अब इसी प्रश्न को अगर आपको 150 शब्दों में लिखना है तो आप इसी को थोड़ा सा शार्ट कर दीजिए, कुछ पैसेज कम कर दीजिए और टू द पॉइंट, लेकिन जो ये कीवर्ड है आपको उसको जरूर से जरूर सम्मिलित करना है। ठीक है, अब उसी तरह से आपको, जैसे गांधी जी ने कहा था कि अगर हमें हिंसा और कायरता में से एक को चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनूंगा, तो इसी तरह से इन सारे शब्दों में से केवल आपको 150 शब्दों को चुनना हो तो आप किन किन शब्दों को चुनेंगे इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और उसी तरह से आप अपने आंसर को कंप्लीट कर दीजिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा अपने शब्दों में, कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए कंटिन्यू लिखते रहिए, आपका आंसर अच्छा होगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।